आज ईद का तीसरा दिन है। ज़रा हटके में ज़रार खोड़ो और वसतुल्ला ख़ान का सलाम। मुबशिर ज़ैदी तातील पे हैं, मंडे को ज्वाइन करेंगे। आज की ख़बर ज़ाहिर है कि आपको ये बिल में भी है, दोपहर से चल रही है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा आदमी अब्दुलसत्तार ईदी इस वक्त डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी के जो इंस्टीट्यूट है SIUT उनमें ज़ेर इलाज हैं। इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। 92 साल उम्र है। गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हैं। 2 से 3 मरतबा हफ्ते में डायलिसिस होता है, लेकिन आज हालात थोड़े से बिगड़ गए तो इंटेंसिव केयर में रखना पड़ा है। ज़ाहिर है कि ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हर पाकिस्तानी को और दुनिया में जहाँ जहाँ लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं सब उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहे होंगे। बिल्कुल। अब जब ईदी साहब के बारे में बात होती है, हाँ, तो अक्सर ये कहा जाता है कि वो इंसान नहीं है, फरिश्ते हैं। ठीक है, और जाहिर है कि जब आप इस इतनी एक अजीम इंसान के बारे में आप बात कर रहे हो तो ऐसे अल्फाज आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं कि आपके अल्फाज कम हो जाते हैं। मतलब डिक्शनरी इक्वल नहीं होती उनकी। लेकिन जब हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना फरिश्ते का, तो हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि वो एक इंसान है। ठीक है, बिल्कुल जैसे आप हैं, जैसे मैं हूँ, जैसे तमाम नाजरीन हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस इंसान ने एक फ़ैसला कर लिया कि वो अपनी नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत करेंगे और फिर इस फैसले पर डटे रहे। ठीक है, क्योंकि एक दफ़ा वो इस्टेब्लिश हो गए थे तो बहुत मौके थे यार, बहुत मौके थे। पैसे कमा सकते थे, सियासत में आ सकते थे, बिजनेस कारोबार कर सकते थे और बहुत लोगों ने ऑफर भी किया। लेकिन वो इतना फोकस्ड आदमी बहुत ही कम, फोकस्ड, बहुत ही अनकरप्टेबल जिसे कहते हैं ना, मतलब जुनूनी इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। ये ईद के रोज़ यहाँ डॉन न्यूज़ पर ही एक मैंने ईद शो होस्ट किया था, सिद्रा इकबाल। तो बहुत लोग आए हुए थे, SIUT से भी लोग आए थे एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। उसमें बिल्किस ईदी साहिबा ने भी शिरकत की, हमारी मेहमान थी। तो बहुत मज़ेदार बातें हुई, मैं कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ भी और नाज़रीन के साथ भी, जिससे थोड़ा पता लगता है कि इस इमेज के पीछे जो ईदी साहब इंसान जो है, ईदी साहब वो कैसे हैं। तो पहले तो बिल्किस ईदी साहिबा से पूछा कि जी अच्छा, उनकी 50वीं शादी की 50वीं सालगिरह थी इस साल। अच्छा, अप्रैल में। अच्छा। उनको पता ही नहीं था। दोनों को नहीं पता? नहीं, मतलब बिल्किस ईदी साहिबा को तो नहीं पता था। तो मैंने मुबारकबाद पेश की, उसने कहा कि अच्छा, तो मुझे तो पता ही नहीं था, चलो तुमने बता दिया। तो फिर वहां से बात छिड़ी कि आपकी मुलाकात कैसे हुई, आपकी ईदी साहब से शादी कैसे हुई। तो जरा सुनिए बिल्किस ईदी साहिबा का क्या कहना था। मेरे से पहले नहीं की थी। अच्छा। पहले किसी और से इनकी शादी होने वाली थी। ओह। तो वो औरत इनकी हम उम्र भी थी, बेवा थी। बाद में उसने मना कर दिया, उसका एक बेटा भी था। बाद में दूसरी बहुत सारी औरतों से इन्होंने रिश्ता डाला तो उन्होंने भी मना कर दिया, क्योंकि उस ज़माने में कोई भी बंदा दाढ़ी नहीं रखता था। अच्छा। इनकी अपनी दाढ़ी थी। तो मुझे मेरे घर में जब रिश्ता आया तो मेरा खालू इनका दोस्त था, स्कूल पढ़ता था इनके साथ, बोलते ऐसा अनमोल हीरा तुमको मिलेगा कहाँ पे, अच्छा है भले बड़ा है, तुम इसको दे दो। मेरी माँ को बोले तुम मना नहीं करो। फिर मेरी माँ डरी, मैं छोटी हूँ ये बड़े हैं। तो मेरी माँ ने अपनी दोस्त के साथ मुझे पूछवाया कि यदि ने रिश्ता मांगा है तुझे दूँ। मैंने सोच के बोला हाँ दे दो, रखेगा तो रहूँगी वरना आ जाऊँगी। मैंने बोला बनी तो बनी वरना अब्दुल गनी। ये चीज़। अच्छा, एक और बात भी की थी, उसका क्लिप में अभी नहीं है, कि इनकी जो सहेलियां थी ना, वो बड़ी मुखालिफ थी। अच्छा। यार मतलब किसी ढंग के बंदे से शादी करो, ये तो तुम्हें घर में बंद करके रख देगा। लेकिन फिर जाहिर है कि जैसे कहा जाता है ना कि जोड़े आसमानों पे, वो भी, और कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है। हाँ। अब बल्कि सीधी साहिबा के बारे में ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो उनके पीछे नहीं खड़ी हुई, उनके शानो बशाना और कभी कभी तो लीड की है। और ईदी साहब बगैर किसी औरत के हाथ तक वहां तक पहुंच गए थे जब इन दोनों की शादी हुई। देख लें। अच्छा, और भी बहुत बातें हुई। एक बात मुझे जो बिल्कुल नहीं पता थी ईदी साहब के बारे में, कि उनका बड़ा तेज गुस्सा है। वो तो है। अच्छा, मुझे इल्म नहीं था इस बात का। तो जब इस पे बात छिड़ी तो मैं पूछा, देखो सच्चा आदमी लाउड होता है और गुस्सीला ये होता है। हाँ। ये होता है, और अगर इतना गुस्सा ना हो, इतनी पैशन ना हो, तो फिर आप ऐसे काम कर नहीं सकते। उसके लिए दीवानगी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो जरा सुनिए, बिल्किस ईदी साहिबा ने भी उनके हॉस्पिटल का एक किस्सा सुनाया, ये देखिए। सिविल में अदीब रिजवी हमको इतना प्यार से रखा है, इतना आंखों पे बिठा के रखा है कि जैसे यदि सब गालियाँ भी बकते हैं ना
तो मैं कहूँ सर आपको ये गाली दे रहे हैं, तो बोले देते हैं ना, हमको चाहिए इनकी गालियाँ, ले देते लेते तो नहीं है ना, देते हैं, हमको गालियाँ चाहिए। फिर बार बार वो खून निकालने आ जाते हैं तो फिर भी गुस्सा करते हैं। तो मैं बोलूँ कि अदीब साहब आप अच्छा नहीं करते हो, मेरे इतना शोर का खून निकालते हो, खून बेचता हूँ बाहर ताकि बहुत सारे ईदी पैदा हो जाए। बेशक ईदी साहब की गाली भी फिर आखिरकार एक बैज ऑफ प्राइड, मतलब नोटिस तो लिया ना इतने बड़े आदमी ने। बात तो सही है, बात तो सही है। अब मतलब चलेंगे तो जो अच्छी बातें हो गई, थोड़ी मुस्कुराहट आई चेहरे पर, लेकिन एक बड़ी अफसोसनाक बात भी थी। जब ईदी साहब की सेहत के बारे में बात हुई बिल्किस ईदी साहिबा के साथ, तो उनका कहना था कि यार ये कभी ना पूरी ज़िंदगी में, मतलब जिस तरह की भी वो जगह में थे, सैलाब में या जलजले में, और खाना नहीं मिल रहा, हाँ नहीं वो ट्यून इन है, केमिस्ट्री एक बन गई थी उनकी, शरीरा सा आदमी बिल्कुल। और वो कभी केमिकल ड्रग्स के पास नहीं गया, मतलब ये एंटीबायोटिक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन फिर एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाकया पेश आया ईदी साहब के साथ, ये जो चोरी हुई थी, सोने की चोरी 2013 में, उसका बहुत असर हुआ है ईदी साहब पे। तो जरा एक आखिरी क्लिप सुन लेते हैं कि बिल्किस ईदी साहिबा क्या कह रही। के दिन सुबह में चोरी हुई 8 बजे सुबह, 8:30, तो वो 6 महीने से तो वो लोग आते थे हमारी रेकी करने के लिए। जो चोर थे वो घूम रहे होते थे? नहीं, वो एक आदमी आता था सलाम करने के लिए सुबह शाम। तो वो हमारा एक ड्राइवर था, सलीम ड्राइवर, उसने जेल में बैठ के मंसूबा बनाया था कि हम चोरी करेंगे, ईदी साहब की बहुत बड़ी रकम यहाँ है। हमने पनामा में नहीं गए, हम स्विस बैंक में नहीं गए, हमने अपने घर में पनामा बनाया, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं छोड़ा, ले गए। और जिस दिन से ये ले गए ना, उस दिन से अलमारी देख के रोते हैं और बिस्तर से हटे नहीं है। और ये मेरे को लगता है कि अब वापसी भी नहीं है, इसलिए कि इतना इनको दुख हुआ है बिल्किस, मेरा मान टूट गया। मेरे यहाँ पे इन्होंने आके चोरी कर ली। ईदी साहब कभी ज़िंदगी में दवाई नहीं पीते थे, देसी दवा खाते थे, और ये 2-2.5 साल से ये चोरी तो क्या हुई है, इसका एक एक बदन का एक एक हिस्सा सुराख हो गया ये बात। और फिर कई लोगों ने पेशकश की, ठेस पहुंचा, कई लोगों ने पेशकश की कि जी हम आपके सोने के बराबर रकम आपको दे देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। और फिर सुना है बाद में थोड़ा सा बहुत मिल भी गया था, शायद कुछ मिला है, लेकिन आई थिंक अभी तक। लेकिन क्या चोर था जिसने ईदी साहब क्या चोरी कर लिया? सोच लो। अब मतलब ईदी साहब आप देख लें, ये दुनिया के किसी भी अस्पताल में जा सकते थे, ठीक है, और एक उनका अपना पैसा खर्च भी ना होता। अच्छा, क्योंकि पूरी आवाम सामने होती कि अच्छा, हम आपको ले अब जैसे ये सरकारी अस्पताल या ये तो खैराती है ना, SIUT तो गरीब तरीन भी हो, मुफ्त इलाज है। बिल्कुल। अब सब ईदी साहब की वाह कर रहे हैं, बात साहब क्या है कि वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं गए, उन्हें बाहर ले जाने की इतनी पेशकशें हैं। वो भाई जो असल मैसेज वो शख्स देना चाह रहा है एक सरकारी या एक खैराती अस्पताल में जाके, वो ये है कि जब मुझ जैसा आदमी जो कि इस मुल्क का सबसे कीमती आदमी है खैराती या सरकारी अस्पताल में रहना पसंद करता है, तो इन अस्पतालों की हालत को कम से कम ठीक तो कर दो। ये मैसेज कोई नहीं समझ रहा, वाह 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 सब कर रहे हैं। एक सैमुअल याकूब साहब, आज हम जज्बाती हैं, कॉलिंग डे भी है, ये बताना भूल गए। सैमुअल याकूब साहब हैं रावलपिंडी से। जी जनाब। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सर जी, आज हम अब्दुल सत्तार ईदी साहब को खिदमत पेश करते हुए उनके लिए सेहत, तंदुरुस्ती और दराज़ी उम्र के लिए दुआ करते हैं कि अब्दुल सत्तार जी जिस हम में सेंट होते हैं, ये पाकिस्तान का सेंट है जो इंसानियत की खिदमत करता है, जो बिला मजहब रंग नस्ल की। और आपकी वसातों से मैं एक और पैगाम, क्योंकि ईद का तीसरा दिन है, तो पूरे पाकिस्तान के बहन भाइयों को मैं दिली ईद मुबारक पेश करता हूँ और आप सब के लिए सेहत, तंदुरुस्ती, दराज़ी उम्र की दुआ करता हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वकार अहमद साहब है कराची से। जी वकार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पाकिस्तान नेवी में मैं होता हूँ। मैं एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगा जी। ईदी साहब की वालदा के बारे में आता है, लेकिन तरबियत भी होती है ना। ईदी साहब की वालदा के बारे में आता है, वो कहती हैं कि मैं इसको 2 पैसे दिया करती थी, एक पैसा अपने ऊपर खर्च करने के लिए और एक पैसा दूसरे पे खर्च करने के लिए। वाह। तो ये वो तरबियत है जिसने ईदी साहब के अंदर वो चीज पैदा की जिसकी वजह से आज ईदी साहब हैं। तो आज हमारे यहाँ ईदी जो पैदा हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जो भी है,
जो भी सिलसिला आपके सामने है, तो वो हमारी माओं को भी तरबियत की जरूरत है कि वो अपनी औलाद की तरबियत इस नहज पे करें, ये बड़ा होके ईदी बने और बड़ा होके इस तरह के बड़े काम करें। ये औलाद, माँ की तरबियत होती है औलाद के पीछे। जी बिल्कुल होती है, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये जो इन्होंने बात की है ना, आप ये देखें, ईदी का किसी सोसाइटी में पैदा होना मेरे नज़दीक ये कोई ये नहीं होना चाहिए। स्टेट की जिम्मेदारी होती है, जो तन्हा इस तरह के लोग उठा लेते हैं और स्टेट ग्रेजुअली अपनी बाकी जिम्मेदारियां भी ऐसे लोगों पे शिफ्ट करती जाती है, जो कि एक शर्म का मकाम है। आप ये देखें, स्कैंडिनेविया में ईदी क्यों नहीं पैदा होता, पाकिस्तान जैसे ममालिक में क्यों पैदा होता? इसलिए कि जब स्टेट अपने आप को डिसएसोसिएट करती है आम पब्लिक से, तो फिर ईदी जैसे लोगों की ज़रूरत होती है और वो सामने आते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो भी कम सामने आते हैं। अब देखें, क्योंकि ये तो एक अमेजिंग एग्जाम्पल है, हमें फिर भी शुक्र करना चाहिए, क्योंकि अगर स्टेट भी हमारी रिट्रीट हो गई और ईदी साहब भी ना होते तो लेकिन इसमें दुख की बात यह है कि ईदी साहब का हालांकि कितना बड़ा काम है, मेरा ख्याल है दुनिया में सबसे बड़ा एम्बुलेंसेस का फ्लीट है इस वक्त, उसके बावजूद जितने मसले हैं, स्टेट जब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील ना करे ना, अगर 10 भी ईदी हो जाए तो दुखों का मदावा नहीं हो सकता। ईदी साहब जो हैं, उनका सारा मसला ये है, जब भी आप उनसे बात करें वो कहते हैं कि यार मैं कुछ नहीं कर सका। ये जो दुख है ना, हालांकि इतना कुछ किया, दुनिया के सबसे बड़े जो आदमी होंगे इस वक्त जो जिंदा हैं उनमें एक है, लेकिन दुख क्या है, मैं कुछ नहीं कर सका। पेशावर से एक कॉलर है हमारे साथ। जी अब्दुल समद साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर जी? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। पेशावर से अब्दुल समद बोल रहा हूँ। जी जी फरमाइए। बस यही फरमाना था सर, बहुत अफसोस होता है, ये ईदी साहब को अल्लाह सेहत दे। अभी आपकी स्क्रीन पर उसकी सेहत के बारे में देख रहे थे, बस इसके लिए दुआई कर सकते हैं। ये ईदी साहब जैसा आदमी मेरा ख्याल है कोई 1000 साल में भी मुश्किल है कि आइंदा पैदा होना। मगर एक गुजारिश मैंने करनी थी, मगर इसका जवाब आप तफसीलन जरा दे दें। क्या इसका इलाज बैरून मुल्क मुमकिन नहीं था, जिस तरह ये हमारा बादशाह साहब गया हुआ है इंग्लैंड छोटा सा बाईपास कराने, और इसके लिए 777 चार्टर्ड जहाज आज पहुंच गया उधर, और 28 बंदों को लेकर ये कल पाकिस्तान आएगा। तो इस गरीब को, ये नवाज शरीफ तो बड़े पैदा हो जाएंगे, ईदी साहब 1000 साल में भी नहीं पैदा होता है, और इसको भी इसी तरह ये लेकर जाते हैं इंग्लैंड या अमेरिका या जर्मनी वगैरह लेकर जाते, इस गरीब का इलाज कराते। नवाज शरीफ तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। पेशकश हुई थी उन्हें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। जवाब मिलेगा इसके लिए, अभी एक छोटी सी ब्रेक ले। जवाब तो मैं दे चुका हूँ। इसका मजीद भी एक इस पर बात का पॉइंट है, और ये बहुत लोग ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी, और हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं लाइन पर। मोहसिन आबदी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम आबदी साहब। वालेकुम सलाम। जरा साहब, मोहसिन आबदी अर्ज कर रहा हूँ कराची से। जी सर। सर आप लोग तो सब पे तनकीद करते रहते हैं, अगर थोड़ी सी तनकीद आप पे करते हैं तो कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला नहीं सर। आपका एक चैनल आधे घंटे से ईदी साहब की डेथ की न्यूज चला रहा है, बहुत अफसोस की बात है। एक चैनल, मैं क्या नाम लूँ चैनल का, ईदी साहब पे तो सर रेटिंग नहीं बढ़ाए, ईदी साहब का क्लेवर नहीं बनता सर, ये बहुत अफसोस की बात है। मैंने ये टिकट देखी नहीं है, सुनने में आ रहा है कि एक चैनल खबर चला रहा है, काश ऐसे ना हो। हमें अभी कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं आई, और जब तक ये ईदी फाउंडेशन या फैसल ईदी या बल्कीस ईदी से खबर ना आए, या फिर हस्पताल से खबर ना आए, तो इसको मेरी नज़र में चलाना नहीं चाहिए। वो और बात है कि मीडिया ने अक्सर कंपटीशन किया है, अक्सर वो कितनी इस तरह कितनी मिसालें, इस तरह कितनी मिसालें। चले दूसरी कॉलर की जानिब चलते हैं। एजाज अहमद साहब मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह करम सर, आप सुनाएं। सर आप तीनों मेरे फेवरेट हैं, और सबसे ज्यादा तो वसतुल्लाह साहब की तहरीरें में हम पढ़ते रहते हैं। थैंक यू। दो बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो ईदी साहब के हवाले से कि अल्लाह उनको सेहत दे, और वो तो खिदमत का इश्तिहार हैं इस मुल्क में।
पता नहीं उन्होंने कितने लोगों की खिदमत की होगी, अब तो काउंट भी नहीं कर सकते हम लोग। बिल्कुल। और वसल साहब से एक सवाल है कि उस दिन फहमीदा रियाज साहब ने पूछा था कि आपको प्रोग्राम करने का वो ख्याल कैसे आया, तो इन्होंने कहा था कॉफी पे पूछेंगे। अब मैं आपके साथ कॉफी पीने आ जाऊं या आप सही बता देंगे? क्या कहा? फहमीदा साहब ने कहा था कि प्रोग्राम करने का ख्याल कहाँ से आया, मुझे इतनी समझ आई। ये वाला? हाँ यही वाला। तो कोई जवाब दिया होगा? ये सोच के जवाब देंगे। हाँ नहीं, वो मेरे ख्याल आपके जवाब सलीम मुगल साहब, प्रोफेसर सलीम मुगल साहब हैं कराची से। जी मुगल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वाई साहब। हाँ, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। एक तो अभी यदि साहब के हवाले से किसी ने बुरी सी खबर दी, अल्लाह करे गलत हो, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ। मैं एक बहुत दिलचस्प मालूमात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये कि आपको सुनकर शायद ये हैरत भी हो कि सबसे पहले एदी साहब को टेलीविजन पर हम लोग लेकर आए थे। मैं उस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन में था, से वाबस्ता था। मैंने और नाज़मुद्दीन ने एक प्रोग्राम किया था चेहरे। तो जब हमने इस प्रोग्राम की डिटेल हेडक्वार्टर को भेजी अप्रूवल के लिए, तो उसमें हमने एदी साहब का नाम भी दिया और 12 नाम दूसरे थे, बड़ी शख्सियात थी शहर की। तो उसमें हमें हेडक्वार्टर ने एदी साहब का नाम काट दिया और बाकी 12 नाम अप्रूव कर दिया। उन्होंने कहा आपने इन पढ़े लिखों में इस जाहिल को कहां शामिल कर दिया? तो हमने इस पे बड़ा फाइट किया। हमने कहा सर इनका बहुत बड़ा काम है, हमने इनके काम को देखा है, आप आकर देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और आखिरकार हमने हेडक्वार्टर्स को राजी किया और उसमें फिर एदी साहब का नाम शामिल किया गया। अच्छा, जब एदी साहब का प्रोग्राम चला, दायरा 45-50 मिनट का प्रोग्राम था और पहली बार वो प्रोग्राम चला, तो एदी साहब खुद मुझसे कहते थे कि इसके बाद मेरे जो आगे बढ़ने की रफ्तार है उसका ग्राफ बिल्कुल ऊपर की तरफ चला गया। तो हम कोई पैसे तो बहुत ज्यादा नहीं दे सके, कुछ नहीं कर सके, लेकिन मैं हमेशा इस पर इत्मीनान महसूस करता हूं कि हमने एक ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया जिससे एदी साहब के काम को बड़ा बूस्ट मिला। तो इसमें हम बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। उसद भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुगल साहब बहुत अच्छा, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इतनी मजेदार इन्होंने बात जो है शेयर की हमारे साथ। और देखिए ये एक ऐसी बात है जिस पर आप पूरी जिंदगी फख्र कर सकते हैं। हाँ, बल्कि इतना मैंने कंट्रीब्यूट किया था। बाकी कॉलर्स भी अगर एदी साहब के हवाले से कोई बात शेयर करना चाहें, उनकी जिंदगी का कोई पहलू, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए दे आर मोस्ट वेलकम। अब ये ना एक और बात है कि अब हमें नजर आता है ईदी साहब जी, ठीक है ना, लेकिन इनकी कामयाबी मुमकिन ना हो सकती अगर हजारों सैकड़ों लोगों ने सपोर्ट ना किया होता। लेकिन भाईजान ये बात जहन में रहे कि 60 साल से ये शख्स तनहा मौजूद है। बिल्कुल। ये जो लोग साथ आए हैं ना, ये ईदी की क्रेडिबिलिटी जो जिसके पीछे 30-35 साल सिर्फ ईदी था, बिल्कुल, तब बनी है। उसके बाद लोग आने शुरू हुए हैं। वो एक शेर आपने सुना होगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ईदी साहब उसकी जिंदा मिसाल। बेशक बेशक। वक्फा ले लेते हैं एक। अच्छा, मंजूर चांडियो साहब हैं लाड़काना से। जी मंजूर साहब। मंसूर चांडियो लाड़काना से। जी जी। सबसे पहले तो सर ईदी साहब वाला सेहत अता फरमाए। और हमारा शायर था शेख रियाज, उसकी एक लाइन थी कि हिकिड़ो माण्हू लख थे तो जे हू सच चवे। तो ईदी साहब उन लाइन जो हिकिड़ो मोती आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि सर, हे जेको सऊदी अरब में धमाका थिया वॾड़ा पहिरीं, धमाको तो किथे भी थे, धमाका जहाँ भी हो वो अच्छी बात नहीं, वो दहशतगर्दी जिस मुल्क में भी हो। लेकिन हमारे जो टीवी चैनल्स थे उसमें ये चल रहा था कि नापाक दहशतगर्दी। क्या सर दहशतगर्दी पाक भी होती है? अगर सऊदी में होती है तो वो नापाक है, अगर पाकिस्तान में होती है, इंडिया में होती है और यूएसए में होती है, ये क्या सेंस है हमारे टीवी चैनल? बहुत शुक्रिया। इसका सिर्फ 1 वर्ड का जवाब है, ए जहालत तुझे सलाम। एक वर्ड मेरे पास भी है। हाँ, ये सेंस नहीं है, नॉनसेंस है। हाँ, मजा नहीं आ रहा, इस ज्यादा स्ट्रॉन्ग जुमला होना चाहिए। चलो वेल अभी ब्रेक में सोचते हैं। मैं कल एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद कॉल्स का सिलसिला भी जारी रहेगा। हमारे साथ रहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
ज़रा देर पहले फैसल ईदी ने तस्दीक कर दी कि अब्दुलसत्तार ईदी खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर मेमन मस्जिद M.A. जिना रोड पे जो है वहाँ होगी और उसके बाद ईदी कब्रिस्तान में तदफीन होगी। एक कॉलर हैं रहीम यार ख़ान से, रफ़ी मज़ारी साहब। जी मज़ारी साहब फरमाइए। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत अफसोस हुआ, बिल्कुल बहुत बड़ा एसेट हमारे लिए ये तो इट्स वेरी सैड न्यूज़। जी बिल्कुल। आपका प्रोग्राम मैं बहुत शौक से देखता हूँ जी, और कहना ये हूँ कि अब्दुलसत्तार जैसे ईदी जैसे लोग और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जी जो पाकिस्तान के लिए बहुत कारनामा अंजाम दे रहे हैं, लेकिन मैं हुकूमत से अपील करना चाहता हूँ कि इनकी जो फाउंडेशन है कम से कम उसको रन करें ताकि अब्दुलसत्तार ईदी का नाम जो है वो तो हमारे दिलों में है ना, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड रह जाए। और दूसरी मिसाल मैं ये देना चाहता हूँ कि इमरान खान जैसे लोग जो शौकत खानम बना रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। जी जी बहुत शुक्रिया आपका। मज़ारी साहब सही आपकी बात हमें काटनी होगी। फैसल ईदी साहब मीडिया से बात कर रहे हैं, जाइए देखते हैं। जो है बहुत सुकून से गए और कल जो है उनकी नमाज जनाजा नमाज ज़ोहर के बाद मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट पे अदा की जाएगी। जो हजरात आना चाहते हैं वो बिल्कुल वेलकम है और कि मगफरत के लिए आप दुआ कीजिएगा। बस आपके भाई एक सभी दुआ करेंगे। अभी जो मज़ारी साहब फ़ोन पर बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल उनके साथ इत्तेफाक करता हूँ। एक छोटी सी बात है, उन्होंने कहा कि हुकूमत को ये फाउंडेशन चलानी चाहिए। ये अपील हमें पाकिस्तान की अवाम से करनी है कि ईदी साहब गुजर गए जी, हम सब ईदी साहब हुकूमत के बगैर थे। बिल्कुल फाउंडेशन हुकूमत के बगैर चल रही है और आइंदा भी चलेगी। अच्छा, ईदी साहब का गम एक लिहाज से तो जाहिर है कौमी गम है, लेकिन उसकी एक ठोस वजह भी है। आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में 341 मकामात पे ईदी सेंटर्स हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर और हर छोटा कस्बा कहीं ना कहीं ईदी से जुड़ा हुआ है। उसकी आबादी ईदी से जुड़े हुए है। कभी उन्हें खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ गई होगी, वो सामने से गुजरते होंगे। तो एक अगर पाकिस्तान को एक मैं फैमिली समझ लूँ तो ईदी हर उस घर में रहता है। और अब मैं अगर स्टेट की बात करूँ, मैसेज वो बात के नहीं थे, वो काम के आदमी थे ना। बिल्कुल। यानी 2000 एम्बुलेंसें एक आदमी ने फ्लीट एक बना के दे दिया। अगर रियासत हसास होती, हम जो बार बार कह देते हैं ना जी हुकूमत ये करो, यार हुकूमत कुछ नहीं कर रही, हुकूमत से आप आस ना लगाएं। हुकूमत अगर कर सकती तो 2000 एम्बुलेंसों के मुकाबले में 2000 मज़ीद ऐड कर सकती, तो होता ईदी का एतराफ़, उसकी खिदमात का एतराफ़। उसने तो सारा का सारा बोझ कि अच्छा ठीक है, और उन्होंने कहा जी ईदी जैसे और लोग आने चाहिए। उसका रवैया तो ये है ना। अच्छा, इससे कतई नज़र, मतलब एक तो होता है ना तवक्को आप लगा दें। ईदी पाकिस्तान से बाहर क्या कर रहे थे, मसलन अमेरिका कितनी पावरफुल रियासत है जी, ईदी को वहाँ का दर्द बांटने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। कतरीना तूफ़ान वहाँ आता है और ईदी साहब जो है इमदाद लेके पहुँच जाते हैं। बॉस्निया की खाना जंगी में सारी दुनिया उनकी मदद कर रही है बॉस्नियंस की। ईदी ना भी करते क्या फ़र्क पड़ता था, लेकिन ईदी मुस्तकिल जो है वो बॉस्निया आ रहे हैं, जा रहे हैं, रसद मुस्तकिल भेज रहे हैं। सोमालिया सुनामी जो आया था, 22 ममालिक जो मुतासर हुए थे, जहाँ जहाँ ये आदमी जा सकता था। बस किसी इंसान में जितनी मैक्सिमम ताकत हो सकती है वो निचोड़ने के बाद कितना स्ट्रेच करके अपने आप को जा सकता है, अब्दुलसत्तार ईदी ने ये मिसाल कायम की। एक वक्फा ले लिया जाए।
अब्दुल सत्तार ईदी के ना होने पे मुझे इस वक्त अचानक जॉन एलिया का एक शेर याद आ रहा है कि यही सब कुछ था जिस दम वो यहाँ था, चले जाने पे उसके जाने क्या नहीं। बिल्कुल सही। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि जाहिर है कि हम सब ईदी साहब के लिए दुआ कर रहे हैं, फातिहा पढ़ रहे हैं, और लाखों की तादाद में मुझे यकीन है कि कल लोग इनकी जनाजे में भी शिरकत करेंगे। लेकिन हम ये बात कहीं ना भूल जाएं कि अगर ईदी साहब अब हमारे बीच नहीं है, उनका काम, जो काम उन्होंने शुरू किया था अपनी ज़िंदगी में, वो अभी भी जारी है, वो अभी भी अधूरा है। यही उनकी खिदमत का कर्ज है जो सबको मिलकर अदा करना है। और अगर हम कुछ ट्रिब्यूट देना चाह रहे हैं तो हमें चाहना चाहिए कि हम ईदी फाउंडेशन को जितना सपोर्ट कर सकें करें, और इंसानियत, हाँ, उसको अपना लें, उसको अपना। वकार साहब हैं हैदराबाद से। जी वकार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं बहुत ही गहरे दुख का इजहार करता हूँ कि हमारे दरमियान अब ईदी साहब नहीं है, जो कि यकीन माने कि ना बच्चा बूढ़ा सब औरतें बेवाएं सब उनकी खिदमत से वाकिफ है और उन्होंने उनको पाला है। आज एक बच्चा ही नहीं, आज एक पूरी कौम ही नहीं, पूरी दुनिया ही यतीम हो चुकी है। और यहाँ बात अगर आप कह रहे हैं कि हुकूमत की कि उन्होंने पेशकश की, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जज्बा दिखाया ईदी साहब ने पाकिस्तानी होने का, एक इंसानियत का, कि वो इलाज को पाकिस्तान में ही करवाना चाहते थे। ये नहीं कि हमें जाके कहीं लंदन में जाके इलाज करवाना पड़े। यकीन माने मुझे इतना दुख है और इतनी खुशी भी हो रही है कि एक शख्स जिसने पूरी जिंदगी इंसानियत के काम में लगा दी, मरते मरते भी वो इंसानियत का काम करके चला गया कि अपने आजाद को वसीयत में लिख के चला गया कि डोनेट कर दिया जाए। यहाँ अगर हम सोच में पड़ जाए कि हमारे मरने के बाद हमारी कोई एक आंख किसी को डोनेट कर दिया है तो हमें खौफ आ जाता है। लेकिन इतनी उम्र होने के बावजूद भी मैं सल्यूट पेश करता हूँ, और मैं खुद से भी वादा करता हूँ, यहाँ आप जो सुन रहे हैं उनसे कहना भी चाहूंगा कि आज हमें एक वादा करना होगा कि ईदी साहब तो चले गए, लेकिन हम सबको अब्दुल सत्तार ईदी बनना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में सबको अपनी अपनी जान की हिफाजत खुद ही करनी है और इंसानियत की भी हिफाजत करनी है, तो हम सबको ईदी बनना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका। ईदी साहब भी यही चाह। शिकस्तगी ने ये दी गवाही, बजा है अपनी ये कचकुलाही, सुनो कि अपना कोई नहीं है, हम अपने साए में पल रहे हैं। अच्छा, अब मसला है कि पुरसा किसे दें? मसलन क्या उन सैकड़ों ड्राइवरों को दें जो एम्बुलेंसें दिन रात चलाते थे? ईदी साहब के बाजू थे, उंगलियां थे, हाथ थे, या वो जो पंघूड़े में लावारिस बच्चे छोड़े जाते थे जी, और ईदी साहब और उनका अमला जिस तरह उनकी परवरिश करता है, उनको पुरसा दें, या उन गोरकनों को पुरसा दें जो लावारिस लाशें जमा करते थे और दफना दे देते थे? किसे आज पूरा पाकिस्तान यतीम हो गया, मुझे ये लगता है। कॉलर कोई है? अरशद साहब कराची से। वालेकुम सलाम। जान, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ, और सबसे पहले तो ये कि राजून मेरे ख्याल में किसी भी मुसलमान के मरने पर इससे ज़्यादा अपनी दुआ हम नहीं दे सकते। और ये करना था कि जिंदा कौमें जो है अपने अजीम लोगों को मरने नहीं देती। अगर हम इस बात को समझ जाएं और हम अपने ईदी साहब को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए ये तरीका अख्तियार करें कि हम नियत कर लें कि हमने हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा, और अगर हफ्ते में नहीं तो महीने में एक दफ़ा, हमने कोई अच्छा काम करना है और किसी के काम आना। जी बिल्कुल 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 सही बात है, और यही हमें करना चाहिए। बस काश ऐसा ना हो कि हम बस। अच्छा, मुझे पता है ख़तरा क्या है। मुझे ख़तरा ये है कि किसी सड़क का नाम, किसी इमारत का नाम, कोई तमगा उनके नाम से जारी कर दिया जाएगा और फिर हम ये समझेंगे कि जैसे हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। हुकूमत ये बेशक समझ ले, हाँ, पाकिस्तानी अवाम ऐसा नहीं समझ। दुबई से हैं शहजाद रसूल साहब। जी शहजाद साहब। सर जी, मैं तो ईदी के हवाले से बहुत दुख भी है, बस अल्लाह पाक उनके मग़फ़िरत अता फरमाए। तो उनके हवाले से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे ना चाचा का बेटा गुम हो गया था, अगवा हो गया था। तो वो 3 साल के बाद हमको वो उधर ईदी सेंटर से मिला था, कराची से, रहीमयार खान से वो अगवा हुआ था। हम रहीमयार खान में रहते हैं जी। तो बस और ऐसी हजारों लाखों कहानी है, ऐसे हजार। बिल्कुल
सैकड़ों करोड़ों। मेरे वालिद का जब इंतकाल हुआ है तो जाहिर है कि कहाँ जाके नहलाएं धुलाएं और सर्द खाने में रखवाएं चंद घंटों के लिए। पहला जो नाम आया था वो ईदी का जहन में आया था और ईदी की एम्बुलेंस में ही हमने पहला और आखिरी। तो कौन सा ऐसा आदमी है जो उनसे किसी ना किसी वजह से जुड़ा नहीं है और जो उनका प्रोजेक्ट्स थे उनसे किसने फ़ायदा नहीं उठाया? बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे। बिल्कुल। जी जनाब, गौहर साहब कराची से। जी गौहर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, दुनिया का बहुत बड़ा इंसान दोस्त तो चला गया जी, लेकिन जाते जाते नामुनियात सियासतदानों को पैगाम दे गया कि इंसानों की खिदमत इस तरह होती है, ना कि जनाब बड़े बड़े जहाज़ों से पूरे जहाज खाली जा रहे हैं जनाब लंदन और वापिस आ रहे हैं वो, और जनाब थोड़ा सा प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करते हैं तो लंबी लंबी जनाब वाली गाड़ियां जारी होती हैं टू टाँ करती हुई। इनको जनाब मैंने देखा सिर्फ एक सुजुकी में घूमते थे पूरी कराची में, ये कोई गार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। दीजिए पैगाम और नामो नियाज सियासतदानों को जो बड़े बड़े जलसे करते हैं और कहते भी नहीं थकते कि हम इंसान दोस्त हैं, हम इंसानों की खिदमत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये इनके जज्बात सर आंखों पे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आज ये मौका है। दूसरी बात ये है कि सियासतदान ये मौका नहीं है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है कि जब एक उंगली तुम दूसरे की तरफ करते हो तो 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ होती हैं। तो आज वो लम्हा है कि हम सबको अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और ये फैसला करना चाहिए कि हम किस हद तक इस आदमी के मिशन को मामूली एक गिलास बराबर ही सही या एक कॉम्प्लेक्स के बराबर ही सही जितना भी कर कितना ले जा सकते हैं, जितना भी कर सकते। और कितनी बातें करें यार। सानेहा ऐसा है कि बहरहाल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जितनी दुआ कर सकते हैं कीजिए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।